दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 6 है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास होता है, इस क्लास में हम किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पिछले क्लास में हमने तैयब महमूद के द्वारा जो लॉजिक दिया गया था, इन सभी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए थे। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा मोटर नंबर 1 है, ये यदि खराब हो जाता है तो हमारा जो मोटर नंबर 2 है वो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद में चालू हो जाना चाहिए। लेकिन जो हमने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए थे, इसमें हमने टाइमर का इस्तेमाल नहीं किए। यानी कि इन दोनों मोटर में से कोई भी मोटर यदि ट्रिप होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा मोटर तुरंत चालू हो जाएगा। इस टाइप से हमने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए थे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था, यदि आप चाहते हो कि मैं टाइमर का भी इस्तेमाल करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मिनिमम 20 जनों को कमेंट करना होगा कि टाइमर के साथ में वीडियो को एक्सप्लेन करिए, तभी जाके मैं टाइमर का इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, तो उसी के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, कनेक्शन को समझने से पहले मैं आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक जो पिछला क्लास था उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को यदि आप नहीं समझ पाओगे तो आगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को आप यहीं पे पुश कर दीजिए और पुश करने के बाद ये जो आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब दोस्तों, हम इस सर्किट डायग्राम का थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास में दो मोटर है जिसके लिए हमने दो अलग अलग स्टार्टर बनाए हैं। अब ये जो हमारा मोटर है, इसको हम दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला तो मैनुअली का मतलब कि हम पुश बटन को प्रेस करके मोटर को चालू कर सकते हैं। और दूसरा ऑटो में हमने फ्लोट स्विच का इस्तेमाल किया, यानी कि जो हमारा पानी का टैंकी होता है, पानी के टैंकी में हमने फ्लोट स्विच को लगा के रखे हैं। अब जो पानी का टैंकी है उसके लेवल के अनुसार हमारा मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इस सर्किट डायग्राम में एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल किया गया है। इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से मोटर को चालू करना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा मोटर है M1 और M2, इन दोनों मोटर में से कोई भी मोटर यदि ट्रिप हो जाता है तो उस कंडीशन में जो दूसरा मोटर होगा, यानी कि जो स्टैंड बाई मोटर होगा, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मोटर स्टार्ट होगा वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इसको हमें कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करना है जिससे कि जो हमारा मोटर नंबर 1 है या फिर मोटर नंबर 2 है, जो भी मोटर हमारा रनिंग कंडीशन में होगा, इनमें से कोई भी मोटर यदि ट्रिप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सेकेंड मोटर होगा वो 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा वायर है जिसके द्वारा हम मोटर को चालू कर रहे हैं, इस वायर को हमें रिमूव करना होगा। तो मैं इस वायर को रिमूव कर दूंगा और साथ ही साथ में इस वायर को भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे टाइम की बात आ रही है तो हमें टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दो टाइमर का इस्तेमाल करूंगा दोनों मोटर के लिए। मार्केट में बहुत सारे टाइप के टाइमर आते हैं, आपको यहाँ पे ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए जो हमारा टाइमर है, इसके A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई को दे देना है। इस टाइमर को न्यूट्रल पावर सप्लाई हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड टाइमर है, इसको भी हम फेज सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो ओवरलोड रिले है, इसके ट्रिप होने से इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। NC में कन्वर्ट होने से हमारा जो टाइमर है इसमें पावर सप्लाई चला जाएगा। अब टाइमर में पावर सप्लाई चला गया तो इस टाइमर का जो कॉन्टेक्ट होता है, यानी कि NO NC कॉन्टेक्ट होता है, उसके द्वारा हमें दूसरे मोटर को चालू करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टाइमर है इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसी प्रकार से इस टाइमर का भी हम एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, इसको पावर सप्लाई देने के लिए आपको स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई को लेके जाना होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। अब इस टाइमर का जो एनो कॉन्टेक्ट है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा M1 कॉन्टेक्टर है, इसको स्टार्ट करने के लिए जो पुश बटन इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने कनेक्शन किया है, सेम टू सेम कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके एनो कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, इसके NC बनने से जो पावर सप्लाई फ्लो होगा उसको ले जाके हमें स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। तो ये जो हमारा दोनों टाइमर है, इन दोनों टाइमर के द्वारा हम इस मोटर को चालू करने के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब चलिए दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है ये कैसे वर्क करेगा। देखिए, ये जो मेरा मोटर नंबर 1 है, इस मोटर
मोटर नंबर 1 को ऑन करने के लिए मैं इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ। इसको प्रेस करते ही हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से आप देख सकते हो इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो गया और इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट था वो एनो में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो हमने एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए थे वो इस मोटर को इंटरलॉक करने के लिए इस्तेमाल किए थे, जिससे कि हमारा जो दोनों मोटर है एक साथ ऑन ना हो जाए। अब मैं इस पुश बटन को रिलीज कर देता हूँ। पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी आप देखोगे मोटर ऑन है। ये कॉन्टैक्टर अभी भी ऑन इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बना के रखे थे। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपके मोटर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है और जो हमारा ओवरलोड रिले है उसको सेंस कर लेता है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही एनओ में कन्वर्ट होता है तो जो हमारा मोटर रन हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगा। अब ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट एनओ में कन्वर्ट हुआ तो एनओ कॉन्टैक्ट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने से आप देख सकते हो पावर सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली फ्लो होते हुए सीधे ही टाइमर में चला गया। टाइमर को जैसे ही पावर सप्लाई मिलता है इसका जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर में हमने अभी 5 सेकंड का टाइम सेट करके रखे थे। 5 सेकंड कंप्लीट होते ही एनओ कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनओ कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट होते ही पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए सीधे ही M2 कॉन्टैक्टर में चला जाएगा। आप देख सकते हो M2 कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने से आप देखोगे ये जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो NC बन गया और यहाँ पे जो हमने इंटरलॉकिंग के लिए NC यूज किए थे वो NO में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो मोटर था इसके ट्रिप होने से ऑटोमेटिकली दूसरा मोटर स्टार्ट हो गया। अब यदि आप यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले इसको रीसेट भी कर देते हो तो इस कंडीशन में भी हमारा दूसरा मोटर ही रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बना हुआ है और इस कंडीशन में हमारा सेकंड मोटर रन होता रहेगा। अब यदि आप यहाँ पे इस पुश बटन को भी प्रेस करते हो इस मोटर को चालू करने के लिए तो चालू नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल कर लिए हैं। जो हमारा पुश बटन है इसको प्रेस करने से पावर सप्लाई केवल यहाँ तक पहुँचेगा, इसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस कारण से हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसको ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, आपको आसान तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो टाइमर का इस्तेमाल कर लिया हूँ। आप यहाँ पे सिंगल टाइमर का इस्तेमाल करके भी कनेक्शन कर सकते हो। तो कैसे कनेक्शन करेंगे सिंगल टाइमर के द्वारा, इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी जो हमने वायरिंग किए थे इस वायरिंग को मैंने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास में केवल एक टाइमर है और 2 मोटर हैं। दोनों मोटर में से कोई भी मोटर ट्रिप हो, हमें केवल इस टाइमर को ऑपरेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों मोटर का जो ओवरलोड रिले होता है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट होगा इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना होगा। कुछ इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर दिए। इसके बाद इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको ले जाके हमें टाइमर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा, जिससे क्या होगा, यदि इन दोनों में से कोई भी टाइमर ऑपरेट होता है तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली टाइमर में चला जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक लॉजिक दीजिए जिस लॉजिक को हम क्लास 7 में समझेंगे। आप ऐसा लॉजिक दीजिएगा जिसमें हम केवल इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का ही इस्तेमाल करके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करें। जिसके भी लॉजिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनके वॉइस को भी मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाऊं, यानी कि उनके द्वारा ही लॉजिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी हम केवल सिंगल टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 मोटर को चालू करने के लिए, इसलिए जिस टाइमर में 2 एनो कॉन्टैक्ट होगा उसका ही इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इस टाइमर का जो एक एनो कॉन्टैक्ट होगा उसका इस्तेमाल हम M1 मोटर को चालू करने के लिए करेंगे। उसके बाद जो दूसरा एनो कॉन्टैक्ट होगा उसका उपयोग हम M2 मोटर को चालू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिएगा और इसको ले जाके जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इस एनो कॉन्टैक्ट को भी हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो हम फेज सप्लाई ले जाके कनेक्ट करेंगे इसको हमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना होगा। यदि हम इस एनो कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट पावर सप्लाई दे देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा मोटर है ये यदि ट्रिप होता है तो जो हमारा दोनों मोटर है इन दोनों मोटर के कॉइल में पावर सप्लाई चला जाएगा, यानी कि दोनों को स्टार्ट कमांड जनरेट होगा। तो दोनों मोटर को स्टार्ट कमांड जनरेट ना हो इसके लिए हमें एक इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग करने के लिए आपको एक रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में एक ऑक्सिलरी रिले है जिसका नाम हमने रख दिया ऑक्सिलरी रिले 2। अब ये जो रिले है इसका जो A2 टर्मिनल होता है इसको हमने डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा रिले है इसको फेज सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है
इस सेलेक्टर स्विच के आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि इस टर्मिनल से या फिर इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए ले जाइए और इस रिले को फेज सप्लाई दे दीजिए। ये जो हमने फेज सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट कर दी है, इस कनेक्शन में भी हमें एक इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग हमें इस M2 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इस M2 कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है, इस NC कॉन्टेक्ट को ले जाके इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के सर्किट में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे हमें इंटरलॉकिंग क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आप आगे इसको समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब इस रिले का जो NC कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल हम इस सर्किट में करेंगे और इसका जो NO कॉन्टेक्ट होगा उसका इस्तेमाल हम इसके सर्किट में करेंगे। अब ये जो हमारा NC कॉन्टेक्ट है इसको फेज सप्लाई हम यहाँ से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से NO कॉन्टेक्ट को भी हम फेज सप्लाई यहाँ से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगल टाइमर था, इस सिंगल टाइमर के द्वारा हम इन दोनों मोटर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इस M1 कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं। इसको ऑन करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा मोटर ऑन हो गया। आप देख सकते हो NO कॉन्टेक्ट NC में कन्वर्ट हो गया और NC कॉन्टेक्ट NO में कन्वर्ट हो चुका है। मैं जो पुश बटन को प्रेस करके रखा हूँ इसको रिलीज कर देता हूँ। इसको रिलीज करने के बाद भी हमारा मोटर नॉर्मल वर्क कर रहा है। अभी आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो हमारा रिले है इसमें पावर सप्लाई जा रहा है। इसमें पावर सप्लाई जाने से क्या होगा, इसका जो NC कॉन्टेक्ट है वो NO में कन्वर्ट हो गया। इस NC कॉन्टेक्ट को NO में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यदि हमारा ये वाला मोटर रन होता है तो इस कंडीशन में जब हमारा मोटर ट्रिप होगा तो उस टाइम हमें दूसरे मोटर को ऑन करना है। तो इसके लिए हमने इसमें NO कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया। आप देख सकते हो इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। अब जैसे ही हमारा टाइमर NC कॉन्टेक्ट जनरेट करेगा, हमारा ये वाला मोटर ऑन हो जाएगा। अब ये जो टाइमर है NC कॉन्टेक्ट तब जनरेट करेगा जब हमारा मोटर ट्रिप होता है। मोटर के ट्रिप होने से ओवरलोड रिले का जो NC कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा और ओवरलोड रिले का NO जो था वो NC में कन्वर्ट हो गया। NC में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्ट टाइमर में चला जाएगा। टाइमर में पावर सप्लाई जाने से जो टाइमर का काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने 5 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं, तो 5 सेकंड कंप्लीट होते ही इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके NC में कन्वर्ट होने से यहाँ का पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए M2 कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगा। M2 कॉन्टेक्टर के ऑन होने से इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NO से NC में कन्वर्ट हो जाएगा और NC कॉन्टेक्ट NO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसका इंटरलॉकिंग भी हो गया और होल्डिंग सर्किट भी बन गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो मोटर था इसके ट्रिप होने से ऑटोमेटिकली दूसरा मोटर स्टार्ट हो गया। अब यदि आप इस ओवरलोड रिले को रीसेट कर दोगे तो इस कंडीशन में ये जो हमारा NC कॉन्टेक्ट बना हुआ था वो दोबारा NO बन जाएगा, जिससे कि टाइमर में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और टाइमर का जो NO कॉन्टेक्ट था, जो NC बना हुआ था, वो दोबारा NO बन जाएगा, जिससे कि पावर सप्लाई यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी के कंडीशन में भी हमारा मोटर नंबर 2 वर्क करेगा क्योंकि होल्डिंग सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा मोटर है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसको मैं इस पोजीशन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, जो पावर सप्लाई है वो फ्लो होते हुए इस स्टार्ट पुश बटन पे चला गया। इस सर्किट में पावर सप्लाई अब नहीं रहेगा क्योंकि हमने सेलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, अब यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो सेकंड मोटर है वो ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और NC कॉन्टेक्ट NO में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इस कॉन्टेक्टर का हमने NC कॉन्टेक्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल किए थे तो ये भी NO बन गया। इसमें यदि पावर सप्लाई नहीं जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो NC कॉन्टेक्ट है वो NC ही रहेगा और NO कॉन्टेक्ट NO ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये वाला मोटर रन हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो हमारा NO कॉन्टेक्ट है ये आगे पावर सप्लाई को फ्लो नहीं होने देगा, यानी कि इस टाइमर के NO कॉन्टेक्ट में पावर सप्लाई नहीं जाएगा। लेकिन इस रिले का हमने NC कॉन्टेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है वो टाइमर के NO कॉन्टेक्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा NO कॉन्टेक्ट है ये यदि NC बनता है, NC तब बनेगा जब हमारा टाइमर में पावर सप्लाई जाएगा और टाइमर में पावर सप्लाई तब जाएगा जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। इसके ट्रिप होते ही इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए टाइमर में चला जाएगा। अब जैसे ही टाइमर में पावर सप्लाई जाता है तो टाइमर का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने 5 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं, तो 5 सेकंड टाइम कंप्लीट होते ही इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा
और एनसी में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए हमारा जो दूसरा मोटर है इसको ऑन कर देगा। दोस्तों ये जो कॉन्टेक्टर है इसका जो एनो कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, इसके एनसी बनने से पावर सप्लाई रिटर्न में जाके जो रिले है, रिले में पावर सप्लाई चला गया, जिससे कि रिले भी ऑन हो जाएगा। इस रिले में पावर सप्लाई जाने से इसका जो एनसी कॉन्टेक्ट है वो एनो में कन्वर्ट हो जाएगा और एनो कॉन्टेक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सर्किट डायग्राम पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।